Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it is a discussion on a poem. The name of the poem is 3 years she grew in sun and shower, written by the famous romantic poet William Wordsworth. इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम इस पोएम के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़े से राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जानेंगे कि कैसे इस पोएम को इवैल्यूएट किया गया, इसकी थीम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइन टू लाइन इस पोएम की समरी देखेंगे, इसकी जो फीचर्स हैं, जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना समझना beginning with introduction to the poet। देखिए दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रेट पॉइट्स की एक सीरीज हुई है। बिगनिंग हम करें अगर चौसर से, चौसर को हम पहला ग्रेट इंग्लिश पॉइट मानते हैं, तो एक जो ये ट्रेडिशन वहां से लिटरेचर में स्टार्ट हुआ है, तो कुछ ऐसे पॉइट्स हैं जो इस पूरे ट्रेडिशन में तब से लेकर 14th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक स्टैंड आउट करते हैं। वो बहुत अलग हैं, यूनिक हैं। यूनिक इसलिए हैं क्योंकि उनका जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का मतलब उनका जो प्रभाव है, न केवल अपने समय की पोइट्री पर बल्कि आने वाली सारी जनरेशन पर वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ का नाम उनमें से एक है। चौसर, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, इस तरह से हम जब धीरे आगे आगे बढ़ते हैं तो 18th सेंचुरी पर हम पहुंचते हैं। 18th सेंचुरी के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लास्ट डेकेड था 18th सेंचुरी का, 1790 से लेकर 1800 तक का, हालांकि वर्ड्सवर्थ ने 19th सेंचुरी के भी फर्स्ट 2-3 डेकेड्स में एक्टिव थे, लेकिन ये जो समय था उस समय पर वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड, अपने सर्किल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थे इंग्लिश रोमांटिसिज्म के। तो देखिए, बॉर्न इन 1770, 18th सेंचुरी के लास्ट हाफ में इनका जन्म हुआ था, स्मॉल टाउन ऑफ कॉकरमाउथ। कॉकरमाउथ एक छोटा सा शहर, कस्बा आप कह सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर था। इट्स अ ब्यूटीफुल नेचुरली एंडाउड, बहुत खूबसूरत नेचर वहाँ पर है। लेक से घिरा हुआ है ये, इसी कारण इस रीजन को लेक रीजन भी बोला जाता है, और इसी कारण जो एक सर्किल है इन पॉइंट्स का, उनको लेक पॉइंट्स भी बोला जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट जैसे आज हमारे डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पर था। विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द लीडिंग, सबसे प्रमुख, इनफैक्ट इतने प्रमुख कि इन्हें फाउंडर माना जाता है। ऐसा हम मतलब अलग अलग क्रिटिक क्लेम करते हैं, कोई किसी को इंपॉर्टेंट मानता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो मानते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ये दो पॉइंट थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर रोमांटिसिज्म या जो रोमांटिक एज है उसको स्टार्ट करा। तो इसका जो रीजन है इनके इन्फ्लुएंस का, इनको इतना ग्रेट क्यों माना जाता है, उसका रीजन है मेजर रेवोल्यूशन। देखिए, जो पूरी 18th सेंचुरी की पोइट्री है, उस पोइट्री के अंदर डेकोरम, या फिर हम बात करें रेस्ट्रेंट, या जो नियो क्लासिकल वैल्यूज थी, उनका बड़ा डोमिनेंस था। पहले ड्राइडन, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, ये बड़े बड़े ऐसे राइटर थे जिन्होंने एक टोन सेट कर रखी थी, रूल्स सेट कर रखे थे, दैट पोइट्री शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर रूल्स। तो वो जो पोइट्री थी उसमें फोकस था टाउन लाइफ पर, टाउन मैटर्स पर, सटायर उसका मेन फॉर्म था, मैन एंड मैनर्स, खास करके पॉलिटिकल वर्ल्ड, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, उनके ऊपर वो पोइट्री लिखी जाती थी। देयर वाज नो और लिटिल स्पेस फॉर नेचर और ह्यूमन फीलिंग्स और द कॉमन सिंपल मैन, लाइक शेपर्ड्स, लाइक पीजेंट्स, फार्मर, वर्कर्स, चिल्ड्रन, इनका कोई जगह नहीं पोइट्री के अंदर मिलती थी। वर्ड्सवर्थ फेल्ट दैट पूरे यूरोप में था एक्चुअली में ये रोमांटिसिज्म, जर्मनी के अंदर था, जर्मनी से फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर भी ये आया। फ्रांस के अंदर उसी समय एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ था
जब फ्रांस के अंदर फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसके अंदर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो किंग थे, उन सबको, जो कॉमन क्लास थी, उन्होंने रिमूव कर दिया था। तो ये 1789 के अंदर एक ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ था, खूब मारकाट हुई थी, सारे जो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसको साफ कर दिया गया था। वर्ड्सवर्थ वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो एक यंग पर्सन के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ता है इस तरह के मैसिव पॉलिटिकल इवेंट का, वो ऑब्वियसली उसकी पोइट्री को उन्होंने बहुत प्रभावित करा। अराउंड 1800, इसका भी मैं बताऊंगा 1800 क्यों लिखा गया। पोइट्री ये पहले से लिख रहे थे। द रोमांटिक राइटर्स, चाहे वर्ड्सवर्थ हैं चाहे दूसरे रोमांटिक राइटर्स हैं, रिबेल्ड। रिबेल करने का मतलब होता है विद्रोह। तो सिंपल मीनिंग अपन कह सकते हैं, एक्चुअली में दे रिफ्यूज्ड टू फॉलो, कि जो हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे हमसे पहले लिख रहे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड पोइट्स हैं, जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं या सैमुअल जॉनसन, जिनकी प्रेज करते हैं, हु वाज अ क्रिटिक, तो रिफ्यूज सिंपली कि नो, वी will not follow the dictum, the rules laid by these great poets and the neoclassical values of the 18th century. Now, along with his close friend Coleridge, जो इन दोनों की दोस्ती बहुत फेमस है लिटरेरी सर्कल्स के अंदर, दोनों ने साथ बैठकर डिजाइन करा, प्लान करा कि हम इस तरह से पोएम्स को पब्लिश करेंगे। लिरिकल बैलेड्स नाम की एक छोटी सी बुक पब्लिश करी इन्होंने 1798 के अंदर। इट्स अ सिग्निफिकेंट ईयर, क्योंकि इस ईयर को माना जाता है हाई रोमांटिसिज्म की बिगनिंग, बिकॉज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक। इस किताब को पब्लिश किया गया तो इसी वजह से इसको माना जाता है बिगनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म, के रोमांटिसिज्म की शुरुआत इस पर्टिकुलर टाइम से हुई है। बुक के अंदर कुछ पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और कुछ पोएम्स कॉलेरिज ने लिखी थी। उसके बाद 2 साल बाद जब इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्रिटिक्स ने कहा कि यस, दीज आर गुड पोएम्स, दीज आर न्यू टाइप्स ऑफ पोएम, क्योंकि इससे पहले की पोइट्री से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट मैटर है, इससे अलग बिल्कुल डिक्शन मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रोमांटिक पोइट्स। पोएम पढ़ते वक्त भी हम देखेंगे सिंपल डे टू डे लाइफ में काम आने होमली वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनको यूज किया गया है। तो जब ऐसा हुआ तो 1800 के अंदर इसका सेकंड एडिशन, मॉडिफाइड एडिशन, जिसके अंदर कुछ पोएम्स ऐड की गई। लेकिन तब तक हुआ क्या कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज के बीच में वैसी फ्रेंडशिप नहीं रही थी। दे हैव नाउ देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनके विचारों में मतभेद था। तो कॉलेरिज का प्लेस बुक के अंदर भी छोटा हो गया, पोएम्स भी कम हो गई, तो कुछ कुछ ऐसा चलता रहा। खैर, हमारा अभी जो पर्पज है वो ये समझना कि 1798 को क्यों माना जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की जो खास बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि नियो क्लासिकल से बिल्कुल अलग हटके ये क्यों है, क्योंकि ये पोएम बात करती है पुअर की, ये बात करती है सिंपल इंडिविजुअल लाइक एन इलिटरेट फार्मर, वर्कर, जो भी हाथ से काम करने वाले हैं, इनोसेंट विमेन, चाइल्ड, हेल्पलेस, वर्किंग क्लास एंड द नेचुरल मैन मीन्स जो नेचर के क्लोज रहता है, जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं समझता है, जो टाउन में आकर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। एक तो ये एस्पेक्ट हुआ दैट ही इज राइटिंग अबाउट द कॉमन सिंपल मैन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ को प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला जाता है, इनकी पोएम्स के अंदर नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, डेफिनेट रोल। और वो रोल देखिए सिंपल ऐसा नहीं है कि नेचर को ये एक बहुत खूबसूरत सीनिक ऐसा मान के चलते हैं कि नेचर को देखने से हम एंजॉय कर सकते हैं, हमें जॉय मिलता है, इट्स ब्यूटीफुल। नो, nature for Wordsworth has many rules. It is source of inspiration. Nature को देखकर उनके मन में इंस्पिरेशन होती है, comfort when he is tired of this worldliness, जो उन्होंने अपने सोनेट The world is too much with us के अंदर भी बताया है। जब वो इन सब चीजों से, then the company of nature gives him comfort and moral guidance, जो सिटी लाइफ
इनको जो हम जिसे कहें कि जो पर्टिकुलर रूरल लाइफ है जो मॉरल गाइडेंस देती है, क्योंकि वो क्लोज है नेचर के, वो मॉरल गाइडेंस देने का काम नेचर वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में बार बार करती है। आते हैं हम इस पोएम के ऊपर, 3 years she grew। सेकेंड एडिशन मैंने आपको बताया था लिरिकल बैलेड्स का, 1800 में पब्लिश हुआ था, ये पोएम उसके अंदर पब्लिश हुई थी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम इज इट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स। इनमें से 4 पोएम्स तो उन्होंने एक साथ लिखी थी और 5वीं जो पोएम है काफी लेट पब्लिश हुई थी। क्रिटिक्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ ने कभी भी इनको एक सीक्वेंस नहीं माना, इनको कोई कैटेगरी नहीं दी, लेकिन लेटर जो क्रिटिक्स जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को स्टडी करा, उन्होंने मान के चला कि दीज आर 5 पोएम्स रिटन इन अ सीक्वेंस, एक और इनको नाम दिया ल्यूसी पोएम्स। नाउ ल्यूसी पोएम्स का जो सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है जिसके चारों तरफ ये पोएम्स घूमती हैं, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, दे डील विद द मिस्टीरियस फिगर ऑफ ल्यूसी। व्हाई मिस्टीरियस? क्योंकि वर्ड्सवर्थ पूरी तरह से इस गर्ल की आइडेंटिटी को क्लियर नहीं करते हैं, वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट अ रियल पर्सन, वेदर शी इज अ सिंबल ऑफ समथिंग related with nature, whether she represents certain abstract quality, we are not sure। वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी इस तरह का ना हिंट दिया है ना एक्सप्लेनेशन दिया है। सो शी इज अ मिस्टीरियस फिगर, वी नो ओनली थ्रू द पोएम्स। पोएम्स के मीडियम से हम ही जानते हैं, अ वुमन हु डाइज यंग, जिसकी यंग एज में डेथ हो जाती है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्रिटिक्स जो हैं इस बात से डिसअग्री करते हैं, मतलब उनके बीच में एक मत नहीं है कि ये ल्यूसी जो है शी इज वन पर्टिकुलर विमेन, और बट इट डज नॉट मैटर। कुछ कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर डोरथी, कुछ का अलग ओपिनियन है। तो बेसिकली इस चीज की बजाय हम सिर्फ इस पर ध्यान दें कि ये जो 5 पोएम्स हैं ये एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती हैं। मेजर थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ, डीप कनेक्शन बिटवीन चाइल्डहुड एंड नेचर। वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि व्हेन वी आर चाइल्ड वी आर क्लोज टू नेचर। बहुत सारी पोएम्स में उन्होंने इस थीम को बार बार रिपीट किया है। नेचर से हमारी एफिनिटी, हमारा जो क्लोज बॉन्ड है, जैसे जैसे हम ग्रो अप करते रहते हैं वो बॉन्ड वीक होता चला जाता है और कुछ समय बाद हम इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि नेचर के लिए हम हमारे मन में जो एक फीलिंग होनी चाहिए कि दैट वी आर आल्सो चिल्ड्रन ऑफ नेचर, वो फीलिंग खत्म हो जाती है। वर्ड्सवर्थ इसलिए मान के चलते हैं कि चाइल्डहुड इज एक्चुअली द ओनली फेज व्हेन अ पर्सन इज क्लोज टू नेचर। ये पोएम सारी इसी चीज को हाईलाइट करती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए तो वर्ड्सवर्थ ने पर्टिकुलर टाइटल तो कभी दिए नहीं, लेकिन जो कन्वेंशन जनरली जो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, दे आर रेफर टू बाय देयर ओपनिंग लाइंस। जैसे ये पोएम है, इसकी पहली जो लाइन है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, उसी लाइन से इस पोएम को जाना जाता है। बट लुकिंग एट द पर्टिकुलर थीम ऑफ दिस पोएम, इसको कई बार कुछ एंथोलॉजीज में द एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूरी पोएम के अंदर नेचर, शी इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। नेचर एक प्लान हमारा अपना लेड आउट करती है कि हाउ शी प्लान्स टू brought up to bring up Lucy, this girl। तो ये इस वजह से the education of nature भी के नाम से भी जाना जाता है, and it is the longest of all Lucy poems। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। हर जो स्टेंजा है वो 6 लाइन से मिलकर बना हुआ है। मैं इस बारे में पोएम के एंड में बात करूंगा इस की फॉर्म के बारे में। अभी हम पहले स्टेंजा के बारे में देखते हैं। बड़ा इजी टेक्स्ट है, देखिए। 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make
अ लेडी ऑफ माई ओन। तो ये जो 6 लाइन्स हैं आप देख सकते हैं, इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। कुछ लाइन्स दे आर लॉन्गर एंड जनरली थर्ड लाइन जो दो लाइन के बाद थर्ड लाइन है इट इज शॉर्ट है। इस बारे में बात करेंगे। कुछ मैंने जैसे हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है शैल को, इसके बारे में भी देखेंगे कि क्यों पर्टिकुलर इस मॉडल को वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है। तो पॉइंट की बिगनिंग में ही है कि 3 years 3 साल तक शी, obviously the speaker is talking about Lucy, grew in sun and shower, open, wild, sunlight and showers of rain means totally in nature, बिल्कुल नेचर की कंपनी में she grew as a child. Then nature said, और उसके बाद जब नेचर ने देखा उस गर्ल को कि वो जब 3 साल नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी हुई, देखिए कोट स्टार्ट है, मतलब नेचर अब बोल रही है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। लुकिंग एट दिस ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल चाइल्ड, नेचर ने उसको कंपेयर करा एक फ्लावर से। इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है किस तरह से दो चीजों को जो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है, बट देयर इज सम कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो जैसे एक फ्लावर होता है जो अपनी ब्लूमिंग के टाइम जब वो खिलता है तो इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड एडोरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक उसी तरह से नेचर ने कहा कि लवलियर फ्लावर, इससे सुंदर, खूबसूरत, प्यारा, टेंडर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, इस धरती पर इससे पहले कभी सोन नहीं हुआ, कभी उसके बीज नहीं डले। एंड द रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ, दिस चाइल्ड, ये जो चाइल्ड है विच इज लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑन दिस अर्थ, आई टू माई सेल्फ, आई यहां पर कौन है, नेचर, आई टू माई सेल्फ, मैं मेरे लिए, विल टेक दैट शी विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक पेरेंट अपने चाइल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नेचर हैज चोजन, नेचर ने चुना है इस गर्ल को, दैट आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी इज द नेचर इज डिटरमाइंड, शी शैल बी माइन। देखिए शैल जो मॉडल होता है उसका यूज जनरली अपन फॉर्मल ऑर्डर के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, डिक्री के लिए, लॉ के लिए करते हैं। तो नेचर इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट श्योर, शी शैल बी माइन, ये आज से मेरी होगी, मतलब नेचर ट्रीट्स दिस चाइल्ड एज हर ओन चाइल्ड एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और I will made and it will be my object, my purpose, my plan कि जब she will become a lady, when she will grow up to be mature, she will be according to my plans, according to my upbringing। अब इस पॉइंट के अंदर देखें तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि किस तरह से उस गर्ल को एक लवलियर फ्लावर से कंपेयर किया गया है। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ मेटाफर। देन I, because nature is personified, किस तरह से पर्सोनिफाई, एक मदर की तरह उसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो नेचर का पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। देखिए कोट चल ही रहा है तो नेचर का लगातार अपना जो डायलॉग है वो कंटिन्यू करती है, मोनोलॉग कहना चाहिए। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel and overseeing power to kindle or restrain। The whole stanza, ये जो 6 lines हैं, it is about balance। नेचर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है अपब्रिंगिंग का वो है राइट बैलेंस। कोई भी चीज एक्सेस के अंदर नहीं है। तो यहां बड़ी खूबसूरती से स्पीकर ने बताया है कि नेचर के प्लान के अंदर ये पूरा जो स्टेंजा है और आगे वाले 2-3 स्टेंजा हैं, नेचर अपना पूरा विजन प्रेजेंट कर रही है, हाउ शी विल अपब्रिंग दिस चाइल्ड, किस तरह से वो इस बच्चे को बड़ा करेगी। माई सेल्फ, मैं खुद, मीन्स नेचर, विल टू माई डार्लिंग, darling means this child, be both law and impulse। Now what is impulse? Impulse
देखिए वो एनर्जी भी है, इंट्यूशन भी है, इंस्टिंक्टिव नॉलेज भी है। इंपल्स होता है हमारे अंदर किसी काम को करने की, किसी चीज को शुरू करने की, किसी चीज पे रिएक्ट करने की, किसी चीज को लर्न करने की, अंदर हमारे एक पर्टिकुलर एनर्जी, उसको हम बोलते हैं इंपल्स। समटाइम अ पर्सन परफॉर्म्स, डज समथिंग, तो हम कहते हैं कि he or she is impulsive, on impulse, this particular drive, ये जो अंदर की एनर्जी होती है। बट इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होता है लॉ। लॉ इज समथिंग विच रेगुलेट्स यू, जो हर चीज को कैसे करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जबकि इंपल्स क्या करना चाहती है, इंपल्स डजंट बिलीव इन लॉस। तो नेचर बोथ लॉ एंड इंपल्स, जहां पर जरूरी होगा कि चाइल्ड शुड बी स्पॉन्टेनियस, वो बिना किसी रेस्ट्रेंट के आगे बढ़े, वहां पर नेचर विल बी लाइक द इंपल्स, वहां पे नेचर उसकी एनर्जी को चैनलाइज करेगी और ज्यादा सही रास्ता दिखाएगी। और जहां नेचर को लगेगा there needs to be a some regulation, some restriction, वहां पर नेचर क्या काम करेगी, लॉ का काम करेगी। So one particular nature will have both the abilities, उस चाइल्ड की रियरिंग अप में, उसको बड़ा करने में दोनों काम करेगी। एंड विद मी द गर्ल, देखिए जब इस तरह से सेंस विद मी द गर्ल एक लाइन से दूसरी लाइन तक कैरी होता है, तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम बोलते हैं एनजैममेंट। एनजैममेंट का मतलब होता है जब सेंस लाइन के साथ फिनिश ना होकर अगली लाइन तक मूव ओवर करे। एंड विद मी द गर्ल, मेरे साथ जब ये गर्ल है, इन रॉक एंड प्लेन, चाहे वो रॉक में रहे चाहे वो प्लेन में, बिकॉज नेचर इंक्लूड्स एवरीथिंग। उसके अंदर रॉक्स भी हैं और उसके अंदर प्लेन भी हैं। इन अर्थ एंड हेवन, चाहे वो अर्थ पे रहो चाहे हेवन में हो। इन ग्लेड एंड बावर, चाहे ग्लेड्स हो मीन्स अर्थ और प्लेन विच आर ग्रीन, फुल ऑफ ग्रास एंड ग्रीनरी, एंड बावर्स विच आर फुल ऑफ ट्रीज, शैडो गिविंग ट्रीज, फ्रूट लोडेड ट्रीज। तो चाहे किसी भी तरह का एनवायरन हो, चाहे किसी भी तरह का टेरेन हो, चाहे किसी भी तरह का नेचुरल स्केप हो, विद मी, मेरे साथ अगर ये गर्ल रहेगी, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर। गर्ल इतनी सेंसिटिव होगी कि हर नेचर के एलिमेंट के साथ, नेचर के हर एस्पेक्ट के साथ दिस गर्ल वुड बी एबल, इसको लगेगा देयर इज समथिंग विच इज ओवरसीइंग मी, इंस्पेक्टिंग मी, मतलब कोई पावर ऐसी है जिसको ये गर्ल फील कर सकेगी कि दैट पावर इज overlooking on all of my actions and behavior and thinking, because this girl is in close company of nature. And overseeing power to kindle or restrain, बिल्कुल as it is मैच करता है law and impulse। kindle का मतलब होता है जनरली किसी, जैसे हम फायर को जलाते हैं तो we kindle fire, तो किंडल जब कोई इंटरेस्ट आपके अंदर हो तो किंडल द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को जगाना, पैदा करना, बड़ा करना। तो इंपल्स किससे जुड़ा हुआ है, किंडल से, और लॉ किससे जुड़ा हुआ है, रेस्ट्रेन से। रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना। तो देखिए पहले लॉ एंड इंपल्स का, फिर किंडल और रेस्ट्रेन का। तो इस तरह से पूरा जो स्टेंजा है वो बैलेंस या पैरेललिज्म का है। पैरेललिज्म का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को पैरेलल चलना, जैसे लॉ और इंपल्स, किंडल और रेस्ट्रेंट, अर्थ एंड हेवन, रॉक एंड प्लेन, ग्लेड एंड बावर, ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं। थर्ड स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं। शैल लगातार यूज कर ही रहा है स्पीकर। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। यहां पे गर्ल की एक फिजिकल एक्टिविटी को नेचर डिस्क्राइब करती है। शैल बी इन फ्यूचर, नेचर विल make it sure that she doesn't stay at one place. She should be sportive. Sportive means full of physical activities. Like as the fawn. Fawn is baby deer, हिरण का बच्चा।
जस्ट लाइक एक हिरन का बच्चा खूब उछलता कूदता है, एंजॉय करता है यहाँ वहां, सिमिलरली दिस गर्ल विल एंजॉय द होल ऑफ द टेरेन, जिस एरिया के अंदर वो है, दैट वाइल्ड विद ग्ली, वो फॉन वाइल्ड विद ग्ली। देखिए वाइल्ड आ गया, किंडल या इंपल्स, वाइल्ड का मतलब अनकंट्रोलेबल, जिसको रोकने वाला, टोकने वाला, बांधने वाला कुछ भी नहीं है, विद ग्ली, विद हैप्पीनेस, विद जॉय, अक्रॉस द लॉन, चाहे वो घास का लॉन हो, अप द माउंटेन्स, चाहे वो माउंटेन्स हो, उनके ऊपर वो क्या करता रहता है, स्प्रिंग करता रहता है, जंप करता रहता है। सिमिलरली दिस गर्ल Lucy will be sportive. She would also love to participate into the physical actions. And hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. केवल ऐसा नहीं है कि जो ट्रीज हैं, जो फॉन है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो ही नेचर के पार्ट है। नेचर के अंदर ऐसी भी चीजें हैं जो इनसेंसेट है, जो नॉन लिविंग है, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन जो नेचर के पार्ट है, जैसे रॉक्स, जैसे सैंड, जैसे लॉन, जैसे रिवर। इन सब के अंदर भी कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसा चीज है जो उस गर्ल को कुछ ना कुछ देगा। एंड हर्स, जिस तरह से फॉन की फिजिकल एक्टिविटीज उसकी होंगी, ठीक उसी तरह से शैल बी द ब्रीदिंग बाम। ब्रीदिंग बाम व्हेन शी इज टायर्ड, जब खूब उछल कूद के थक गई, ब्रीदिंग बाम, लाइक बाम विच गिव्स कंफर्ट, जो उसको आराम पहुंचाए, जो उसकी थकान को कम कर दे। जब वो किसी झरने के पास, किसी चट्टान के पास बैठ जाए, और ब्रीदिंग बाम जो उसको एक कंफर्ट देती हुई हवा चले। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम। Silence, there is no noise, there is no disturbance. Calm, peace of mind, peace of heart. बिल्कुल calm mind और silence से mute things that don't speak, insensate things that don't have life things. चाहे वो रॉक है, चाहे वो बहता हुआ ब्रूक है, चाहे वो क्लाउड्स हैं, चाहे वो और चीजें हैं जो म्यूट हैं, जो इनसेंसेट हैं, तो भी वो भी क्या होंगे, हर्स, उसके ही होंगे, वो कुछ ना कुछ सिखाएंगे। देखिए ये मैंने जो हाईलाइट करा है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, कई बार एक ही लाइन में और कई बार एक स्टेंजा की 2 या 3 लाइंस के अंदर। साथ ही में ये तो एक बहुत पुरानी डिवाइस है, आप समझ ही गए होंगे, एलिट्रेशन का यहां पर यूज किया गया है। ये सिमली है क्योंकि यहां पर एज लग गया। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बात करता है पोएट, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, टू हर फॉर हर द विलो बैंड, नॉर शैल शी फेल टू सी, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. shall का यूज देखिए पूरी पॉइंट के हर स्टेंजा में 2, 3, 4 बार है, which present both the future and we can say nature's determination कि she should be brought up like this. फ्लोटिंग क्लाउड्स, वो क्लाउड्स जो फ्लोट कर रहे हैं, जो हवा में तैर रहे हैं, देयर स्टेट शैल लैंड। नाउ अ क्लाउड हैज अ ग्रेस ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी एक ग्रेस, अपनी एक खूबसूरती होती है, वो भी लैंड टू हर। क्लाउड्स ऐसा नहीं है कि वो गिफ्ट नहीं ला रहे, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, वो भी नेचर का हिस्सा है, तो वो अपने गिफ्ट्स उस गर्ल को लेकर आएंगे। फॉर हर द विलो बैंड, विलो इज अ टाइप ऑफ ट्री। यहां इंटरेस्टिंग नोट पे मैं बताऊं, विलो का जो ट्री होता है, ओरिजिनली विलो के ट्री से ही क्रिकेट के बैट बना करते थे, ठीक है। तो द विलो, जो इंग्लिश विलो का ट्री होता है, वो काफी रिच होता है अपने उसके शैडो के अंदर। तो बैंड, इट विल बैंड टू हर मींस
जैसे ग्रेस के अंदर जैसे किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को अपना स्नेह देने के लिए झुकते हैं, ठीक उसी तरह से नेचर का हर एलिमेंट विल गिव समथिंग टू द गर्ल. नॉर शैल शी फेल टू सी, ना ही ऐसा होगा कि शी वोंट अंडरस्टैंड. फेल, नॉर फेल टू सी, देखिए डबल नेगेटिव, इट मीन्स शी वुड बी एबल टू सी, वो देख सकेगी, समझ सकेगी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म. अभी तक जितनी भी चीजों की बात करी, देवर अबाउट काम, देवर अबाउट वी कैन से सीरीन, लेकिन अचानक स्टॉर्म, क्योंकि वो भी नेचर का पार्ट है. अगर नेचर पैसिफाइड है तो नेचर, स्टॉर्म भी नेचर का ही पार्ट है. तो वो न केवल फ्लोटिंग क्लाउड्स को, जंपिंग फॉर्म्स को, स्टैंडिंग रॉक्स को देखेगी, बल्कि वो स्टॉर्म के मोशन को भी देखेगी, और उसके साथ वो उसमें नोटिस कर सकेगी ग्रेस, एक ब्यूटी दैट शैल मोल्ड. वो ग्रेस जो स्टॉर्म की होगी, वो उसकी फॉर्म को, उसकी फिजिकल फॉर्म को मोल्ड करेगी, अपने हिसाब से डिजाइन करेगी. यहां पर एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, जैसे एक स्कल्प्टर, एक जो मूर्तिकार होता है, अलग अलग सांचे में मूर्ति की आकृति, आकार को डिजाइन करता है, शेप करता है. उसी तरह से अगर क्लाउड उस गर्ल को शेप देंगे, तो स्टॉर्म का भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा उस गर्ल की शेप को डिजाइन करने में. बाय साइलेंट सिंपैथी, they won't speak to the girl. Silent, there is unspoken, बिना कहीं sympathy एक relationship है between the elements of the nature and the child chosen by the nature to grow up. तो इसलिए वो भी अपने आप आएंगे, अपना contribution देंगे. These all things, nature is the speaker, who is the nature, is telling us कि what she is planning to do with this girl. ये हो गया ग्रे शेल, ये हो गया अनस्पोकन बॉन्ड हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. The plan continues. It's not only in the day, but also in the night, not only in the open, but also in the close. Stars of midnight. Now it is midnight sky, because it is nature, stars are visible. ये शहर की तरह तो है नहीं कि जहां आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, क्लोज्ड स्पेसेस की वजह से स्टार्स दिख नहीं रहे हैं. द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर. She would like to look at these beautiful stars, twinkling stars, and she shall lean her ear. Lean her ear, कोशिश करेगी ध्यान से सुनने की. In many a secret place, those place which are not visible generally, आसानी से जो नहीं दिखती हैं, जो जनरली छुपी हुई हैं, हिडन है, उन सीक्रेट प्लेसेस के अंदर उसको एक हल्का सा आइडिया लगेगा दैट देयर इज सम ब्यूटिफुल म्यूजिक लाइक साउंड, तो कान लगाकर सुनेगी. जस्ट लाइक वी वांट टू हियर अ सीक्रेट, कहीं हमें धीरे से आवाज आ रही हो तो हम और फोकस करते हैं. सो दिस मीन्स शी विल पे फोकस, पे अटेंशन उन सीक्रेट प्लेसेस पर वेयर रिवलेट्स, स्मॉल रिवर्स, छोटे छोटे से ब्रुक डांस देयर वेवर्ड राउंड. नाउ लुक ब्यूटिफुल. जो फॉलन लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो छोटे छोटे नदी के जो कोर्सेज होते हैं वो उनको ढक लेती हैं, लेकिन उनके बहने की आवाज गर्ल को आ रही है. एंड शी विल लैंड हर ईयर, वहां पर वो झुकाएगी और कोशिश करेगी उनका डांस. डांस का मतलब मेजी मोशन, इस तरह से जो चल रहे हैं, लाइक बॉडी इज मूविंग इन अ डांसिंग मैनर, वेवर्ड राउंड, किस तरह से जिगजैग मैनर में चल रहे हैं. एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, जो इस झरने की मर्मरिंग, कल कल करती हुई आवाज है, इस आवाज से जो ब्यूटी बॉर्न होगी वो कहां जाएगी? शैल पास इनटू हर फेस. अनदर ब्यूटीफुल वी कैन से इमेज, जिसके अंदर द गर्ल इज लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ flowing water,
and this music will appear, reflect in her face. This is how nature wants her to grow up. This is how nature plans to make her a perfect girl, the most beautiful girl, the most lovely flower. देखिए खूब सारा इलिट्रेशन यूज कर लिया है, ब्यूटी बॉन्ड, मर्मरिंग साउंड, शेल का यूज हम लगातार देख ही रहे हैं. And vital feelings of delight shall rear her from form to stately height, her virgin bosom swell. यहां पर आकर नेचर अपने प्लान को जो रिवील कर रही थी कि व्हाट इज इन द स्टोर फॉर द गर्ल, ये लड़की कैसे बड़ी होगी, यहां आकर वो थॉट्स को एक पॉज देती है. क्या कहकर? वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट. ये जो डिलाइट उसको मिलेगा बाय द कंपनी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचर की जो अलग अलग कंपनी है जो उसको डिलाइट देंगी, वो डिलाइट कोई सिंपल डिलाइट नहीं है. इट इज वाइटल, इट इज इंपॉर्टेंट, हैविंग द लाइव करंट जिसके द्वारा उसका रियर हर फॉर्म, ये सारी जो डिलाइटफुल फीलिंग है रियर, वो उसको बड़ा करेंगी, ब्रॉट अप करेंगी टू स्टेटली हाइट्स. In this beautiful, joyful company of nature, her form will gain height. She will become young. From 3 years old, she will become a young lady. Her virgin bosom swell. One of the indication, one of the symbol of youthfulness in girl. Her bosom will swell. She will become a maiden. She will become a beautiful young girl. This is the plan of the nature for her. Such thoughts, इस तरह का डिजाइन, to Lucy I will give. I will give Lucy such thoughts, such company that she will rear up, she will become a beautiful woman while she and I together live. I, nature, she, Lucy together live here in this happy dell. This happy dell, this our world dell is घाटी आप कह सकते हैं, नेचुरल स्लोप जहां पर होता है और कवर्ड बाय ग्रीनरी. तो ये जो हैप्पी डेल है, इट्स लाइक पैराडाइज जहां पर केवल मैं और ये गर्ल रहेंगे. एंड आई विल मेक श्योर कि ये गर्ल जो है वो इस तरह से बड़ी हो. Thus, this is the last stanza and with a turn. Thus nature spake. इस तरह से नेचर laid out the whole plan. उन्होंने अपना पूरा प्लान प्रेजेंट करा. The work was done and this is how. देखिए सीधा फ्यूचर से पास्ट में आ गए. शैल 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 चल रहा था, अब सीधा पास्ट में आ गए. The work was done. पहले नेचर अपना प्लान बता रही थी कैसे होगा, और अब ये बताया कि वर्क हो गया. How soon my Lucy's race was run. Lucy's race means Lucy's life span. How soon? नेचर को पता भी नहीं चला कब ये टाइम बीत गया. Lucy became young and she died. How soon? बहुत जल्दी, young एज में ही she died and left to me. और मेरे लिए क्या छोड़ गई? This heath, this calm and quiet scene. She is no more. Only after her death, what is remained to for me? मेरे लिए क्या रह गया? Heath. Heath is wild natural plain कह लो, जिसमें बहुत सारे upgrowing खूब सारे greenery होती है, shrubs होते हैं. This calm and quiet scene, ये तो पहले भी था, अभी भी है, बिल्कुल शांत scene. The memory of what has been, और साथ में छोड़ गई ये memories. What has been, क्या वो कंपनी होती थी, एंड नेवर मोर विल बी, और कभी अब वो कंपनी नहीं होगी. एक मैसेज छुपा हुआ हो सकता है इसके अंदर कि ल्यूसी हैज आल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस नेचर. शी हैज डाइड, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो मेरे लिए ये ही छोड़ गई है, काम एंड क्वाइट सीन छोड़ गई है, मेमोरीज छोड़ गई है. वो मेमोरीज जो कभी हुआ करती थी, जो चीजें, और जो फ्यूचर में नहीं होगी. विद दीज rather tragic lines, the loss, feeling of loss, the speaker ends the poem.
फॉर्म एंड मीटर की बात कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए पोएम के अंदर 7 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में मैंने आपको बता दिया था 6 लाइन्स है और एक फिक्स राइम स्कीम है। वर्ड्सवर्थ मॉडिफाइड बैलेड स्टेंजा। देखिए बैलेड स्टेंजा होता है वो होता है 4 लाइन्स का, जिसके अंदर राइम स्कीम होती है ए बी सी बी। वर्ड्सवर्थ ने इस ए के साथ एक लाइन जोड़ दी और इस सी के साथ एक लाइन जोड़ दी, तो कुल मिलाकर उन्होंने टोटल 6 लाइंस कर दी और राइम बनी ए बी सी बी। देखते हैं किसी भी एक स्टेंजा के अंदर, देख लेते हैं। डन ए, रन ए, मी बी, सीन सी, बीन सी, बी बी। तो देखिए ए बी सी बी, इस तरह से इन्होंने, जबकि बैलेड स्टेंजा जो होता है उसके अंदर सिर्फ ए बी सी बी राइम स्कीम होती है। तो यहां पर ये एक इन्होंने एडिशनल ऐड करा है। बैलेड स्टेंजा 4 लाइंस का क्वार्टेट होता है, जबकि इन्होंने 6 लाइन का सेस्टेट यूज करा है। Poem uses mixture of iambic tetrameter and iambic trimeter lines. iambic का मीनिंग होता है कि एक जो इंग्लिश फीट है उसके अंदर कुछ स्ट्रेस और कुछ अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर चलता है कि एक अनस्ट्रेस सिलेबल और फिर एक स्ट्रेस, फिर एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, तो इसको हम बोलते हैं iambic। और टेट्रा का मतलब होता है इस तरह के 4 पेयर, मतलब टोटल कितने सिलेबल होते हैं? 8 सिलेबल्स होते हैं और 2 सिलेबल के पेयर को एक फुट बोलते हैं, तो टोटल 4 फीट इसके अंदर होते हैं। एंड ट्राइमीटर का मतलब क्या हो गया? टोटल 6 सिलेबल होते हैं या 3 फीट होते हैं। देखिए दिस अनस्ट्रेस्ड चाइल्ड स्ट्रेस, I too unstressed stress, myself, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 syllable। She shall be mine and I will make, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे वर्ड्स मोनोसिलेबिक हैं। एक दो बीच में आएंगे जो एक से ज्यादा हैं, जैसे लेडी 2 सिलेबल हो गए, ऑफ माई ओन। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ट्राइमीटर और आइम्बिक टेट्रामीटर। 2 लाइन आइम्बिक टेट्रामीटर की है, फिर एक ट्राइमीटर, फिर 2 लाइन आइम्बिक टेट्रामीटर की है और फिर ट्राइमीटर। अगर हम बात करें थीम की, तो वैसे तो आप लगभग समझ ही गए होंगे। ये जो पीरियड था 1798 से लेकर 1801 का, वर्ड्सवर्थ ने ये 5 बैलेट्स लिखे थे। एक आइडियलाइज्ड, एक ऐसी गर्ल जो एक आइडियल हो, और उनका ल्यूसी नाम रखा गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वर्ड्सवर्थ ने इनको सीक्वेंस की तरह कंपोज नहीं करा, लेकिन इनको पब्लिश साथ में किया जाता है। ईच पोएम फॉलोज वन बेसिक स्टोरी। क्या? अ बिलवेड यंग विमेन हु डाइज एन अर्ली डेथ एंड द पोएट फील्स सैड। उसको लगता है कि दिस इज अ लॉस। वर्ड्सवर्थ सेंटर्स द पोएम, मेन थीम जो है, ऑन नेचर हु इज लाइक अ पर्सन, अ गार्जियन, अ पेरेंट, अ मदर who adopts and blesses the young girl Lucy with beauty and vitality before she dies। बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है। Leaving only memories for the narrator। So poem has dual purpose, 2 पर्पज है poem के। Reflecting on human connection, it reflects human connection, कैसे जो मानवीय संबंध है with nature, ये तो है ही। और लास्ट स्टेंजा में अपन देखते हैं मॉर्निंग और डेथ, जो ल्यूसी की डेथ है उसको ये मॉर्न करती है। पोएम इज टिपिकली अ रोमांटिक पोएम एंड एम्फेसिस, जो इसका मेन फोकस है, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट। हमने सेकेंड स्टेंजा में देखा था रॉक एंड प्लेन,
बावर एंड डेल, लॉ एंड इम्पल्स, ये सारी चीजें जो है कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट के बीच में हार्मनी या बैलेंस की बात करते हैं। द पोएम आल्सो सजेस्ट अनदर रोमांटिक थीम, और वो थीम क्या है? दैट इवन इन डेथ ह्यूमन कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट ब्यूटी ऑफ नेचर। जो हमने लास्ट स्टेंजा में देखा कि मे बी शी हैज बिकम पार्ट ऑफ नेचर, तो द स्पीकर इज एबल टू सी, फील और थिंक दैट द गर्ल ही आइडलाइज, जिसको वो जो बहुत डियर थी उसको, शी हैज बिकम एन इमॉर्टल पार्ट ऑफ द नेचर। दैट इज ऑल इन दिस पोएम माय डियर फ्रेंड्स। होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जल्दी ही एक और पोएम के एनालिसिस के साथ हम फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।